आज हम रसायन विज्ञान के एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, पदार्थ यानी मैटर। जी हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जरूर। मतलब पदार्थ को समझना विज्ञान की बुनियाद है। हम इसकी अवस्थाओं, गुणों और अलग-अलग पदार्थों के वर्गीकरण को समझेंगे। तो सबसे पहले पदार्थ की अवस्थाओं से ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने एक तालिका है जिसमें पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाओं की तुलना की गई है, ठोस, द्रव और गैस। हाँ, चलिए एक एक करके इन गुणों को देखते हैं। सबसे पहला है आकर्षण बल यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण बल। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा मतलब अधिकतम होता है। अच्छा। इसीलिए वो इतने कठोर होते हैं। द्रव में यह बल मध्यम होता है और गैस में तो सबसे कम, न्यूनतम होता है। और इसी वजह से गैस के कण दूर दूर रहते हैं। बिल्कुल। अब दूसरा गुण है कणों की गति यानी पार्टिकल मूवमेंट। तो चूंकि ठोस में कण कसकर बंधे होते हैं, उनकी गति न्यूनतम होगी। एकदम, वो बस अपनी जगह पर कंपन करते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। द्रव में कणों की गति मध्यम होती है, वो एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। और गैस में? गैस में तो अधिकतम होगी, वो तेजी से कहीं भी घूमते हैं। सही। और इसी से तीसरा गुण जुड़ा है, स्थान यानी स्पेस, कणों के बीच की जगह। तो ये भी सीधा है, ठोस में न्यूनतम, द्रव में मध्यम और गैस में अधिकतम। बिल्कुल। और आखिरी है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। ये तो गति से ही जुड़ी होती है। हाँ, तो इसलिए ये भी ठोस में न्यूनतम, द्रव में मध्यम और गैस में अधिकतम होती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब बात करते हैं शुद्ध पदार्थ और मिश्रण की। इनमें क्या क्या मुख्य अंतर है? देखिए, शुद्ध पदार्थ वो होता है जो केवल एक ही प्रकार के कणों से बना हो। सिर्फ एक ही तरह के कण? हाँ, उसकी संरचना और गुण हर जगह एक समान होते हैं, जैसे चीनी ले लीजिए, क्रिस्टल, लोहे का टुकड़ा या नमक। अच्छा। और एक खास बात यह है कि तत्व जो एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है, उसे और सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। और मिश्रण? वहीं दूसरी तरफ मिश्रण में 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं। और इसे तोड़ा जा सकता है? हाँ, इसे सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है और इसकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती। नो फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। समझ गया। तो अगला विषय है विलयन, जिसे हम आम भाषा में घोल भी कहते हैं। बिल्कुल। विलयन तब बनता है जब विलय यानी सल्यूट को विलायक यानी सॉल्वेंट में घोला जाता है। अच्छा, तो विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। सही। और विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, बहुत ही छोटा। अब विलयन के 3 मुख्य प्रकार है। पहला है संतृप्त घोल। संतृप्त मतलब जिसमें और अधिक विलय नहीं घुल सकता। बिल्कुल, उसकी क्षमता पूरी हो चुकी है। दूसरा है सांद्रित विलयन यानी कॉन्सेंट्रेटेड। इसमें घुले हुए पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में अधिक होती है। हाँ, जैसे बहुत गाढ़ा शरबत। और तीसरा है पतला घोल यानी डिल्यूट, जिसमें विलायक की मात्रा घुले हुए पदार्थ से ज्यादा होती है। एकदम। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिए गए हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, ये बहुत पूछे जाते हैं। जैसे द्रव में द्रव का विलयन। जल और स्याही। सही। और ठोस में द्रव का विलयन। चीनी और पानी। और ठोस में ठोस का विलयन है मिश्र धातु यानी एलॉयज। ठीक है। ठोस में गैस का विलयन है हाइड्रोजन और धातु। और गैस में गैस का विलयन वायु, एयर। बिल्कुल। और एक बहुत मशहूर है गैस में द्रव का विलयन, सोडा वाटर, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। सही पकड़ा। यहाँ विलयन से जुड़े कुछ जरूरी सूत्र भी हैं। हाँ, ये सांद्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए है। पहला सूत्र है विलयन की सांद्रता बराबर है विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। सीधा साधा। और दूसरा है द्रव्यमान प्रतिशत, मास बाय परसेंट। इसमें विलय के द्रव्यमान को विलयन के द्रव्यमान से भाग देके 100 से गुणा करते हैं। जी। तो मिश्रण के भी प्रकार होते हैं। यहाँ सजातीय और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताया गया है। सही कहा। चलिए इन्हें समझते हैं। पहले सजातीय मिश्रण यानी होमोजीनियस। इसकी पूरी संरचना एक समान होती है। हाँ, और इसके घटकों को आप भौतिक प्रक्रिया से अलग नहीं कर सकते और नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। और ये मिश्रण पूरे समय एक ही अवस्था, सिंगल फेज में रहता है। बिल्कुल, जैसे पानी और दूध का मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस, वो इसका ठीक उल्टा है।
इसकी संरचना असमान होती है। मतलब घटकों को अलग किया जा सकता है। हाँ, भौतिक प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं और नंगी आंखों से आसानी से देख भी सकते हैं। अच्छा, तो इसमें हम पदार्थों की अलग अलग परतें देख सकते हैं। बिल्कुल, जैसे पानी में तेल का मिश्रण। ठीक है, अब निलंबन और कोलाइड को समझते हैं। सस्पेंशन और कोलॉइड्स। निलंबन में 2 या अधिक पदार्थ असमान तरीके से मिले होते हैं। और इसमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। जी, इसीलिए ये एक विषमांगी मिश्रण है। अब आते हैं कोलाइडल विलयन पर। इसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। सही। और दिलचस्प बात यह है कि यह दिखने में तो सजातीय लगता है, लेकिन वास्तव में विषमांगी होता है। क्या बात है, बिल्कुल। इसमें टिंडल प्रभाव का भी जिक्र है। टिंडल इफेक्ट। ये क्या है? हाँ, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग से जुड़ा है। अच्छा। देखिए, जब प्रकाश एक सजातीय विलयन ट्रू सॉल्यूशन से गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन नहीं होता। ठीक है। लेकिन जब प्रकाश विषमांगी या कोलाइडल विलयन से गुजरता है तो उसके कण प्रकाश को बिखेर देते हैं और प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है। बिल्कुल, इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझ गया। अब यहाँ कोलाइड्स का एक विस्तृत वर्गीकरण दिया गया है, एक पूरी तालिका है। हाँ, ये तालिका बताती है कि क्या चीज किस में घुली है, मतलब डिस्पर्स्ड फेज इन डिस्पर्सिंग मीडियम। पहला है तरल जब गैस में हो, उसे कहते हैं एरोसोल। एरोसोल। जैसे कोहरा, बादल, धुंध। और अगर ठोस गैस में हो तो? वो भी एरोसोल ही है, जैसे धुआं या ऑटोमोबाइल का निकास। ठीक है, गैस जब तरल में हो तो उसे फोम कहते हैं, जैसे शेविंग क्रीम। सही। और तरल जब तरल में हो? पायसन। इमल्शन। जैसे दूध, फेस क्रीम। बिल्कुल। और ठोस जब तरल में हो? तो उसे कहते हैं सोल। सोल। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कीचड़। अब गैस जब ठोस में हो तो वो भी फोम है, जैसे फोम, रबर, स्पंज। और तरल जब ठोस में हो? वो है जेल। जेल। जैसे जेली, पनीर, मक्खन। और आखिरी? ठोस जब ठोस में हो उसे कहते हैं ठोस सोल। सॉलिड सोल। जैसे रंगीन रत्न या दूधिया कांच। वाओ, ये तो बहुत विस्तृत है। अब बात करते हैं परिवर्तनों की। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। हाँ, इनमें बहुत स्पष्ट अंतर है। पहले भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। ये ऐसा परिवर्तन है जो पदार्थ की रासायनिक संरचना में बदलाव किए बिना होता है। बिल्कुल। ये आमतौर पर प्रतिवर्ती होता है, रिवर्सिबल, और इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता। और गर्म या ठंडा करने पर कुछ खास बदलाव नहीं होता। सही। और रासायनिक बंधों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, इसमें किसी पदार्थ के रासायनिक संरचना में ही परिवर्तन हो जाता है। मतलब ये अपरिवर्तनीय है, इरिवर्सिबल। हाँ, आमतौर पर इसमें हमेशा नए उत्पाद बनते हैं। और इस परिवर्तन में हमेशा ऊर्जा का अवशोषण या विमोचन होता है। जी, और यह पदार्थ के अणुओं के रासायनिक बंधों पर सीधा प्रभाव डालता है। यहाँ एक चित्र के माध्यम से अवस्था परिवर्तन को भी समझाया गया है। हाँ, यह चित्र ठोस, द्रव और गैस के बीच के बदलाव को दिखाता है। जब ठोस द्रव में बदलता है उसे फ्यूजन कहते हैं। और जब द्रव ठोस में बदलता है उसे जमाना, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। जब द्रव गैस में बदलता है उसे वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन कहते हैं। और जब गैस द्रव में बदलती है उसे संघनन, कॉन्डेंसेशन कहते हैं। बिल्कुल। अब एक खास प्रक्रिया है जब ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। हाँ, और जब गैस सीधे ठोस में बदलती है उसे कहते हैं डेपोजिशन। ठीक है, अब हम मिश्रण के घटकों को अलग करने की कुछ विधियों पर चर्चा करेंगे। पृथक्करण की विधियां। चलिए, पहली 4 विधियों को देखते हैं। सबसे पहले निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। ये एक भौतिक प्रक्रिया है। इसमें फिल्टर का उपयोग करके मिश्रण से ठोस और द्रव को अलग किया जाता है। दूसरा है हाथ से चुनना, हैंड पिकिंग। इसमें मिश्रण में से पदार्थ को हाथ से अलग करते हैं। ये तब होता है जब घटक साफ साफ दिख रहे हों। तीसरा है छानना, सीविंग। इसमें छलनी का उपयोग करके छोटे कणों को बड़े कणों से अलग करते हैं। और चौथा है वाष्पीकरण, एवोपोरेशन। इसमें अवाष्पशील पदार्थ को वाष्पशील पदार्थ से अलग करते हैं। उदाहरण जैसे स्याही से रंगीन अवयव को अलग करना या पानी से नमक या चीनी को अलग करना। ठीक है, अब अगली 3 विधियां। पहली है क्रोमैटोग्राफी। हाँ, क्रोमैटोग्राफी। ये उन विलय को अलग करता है जो एक ही विलायक में घुल सकते हैं। जैसे रक्त से ड्रग्स को अलग करना या डाई से रंगीन घटकों को अलग करना। बिल्कुल। अगली है अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें घने कणों को हल्के कणों से अलग किया जाता है।
जैसे दूध से क्रीम निकालना। हाँ, या गीले कपड़ों से पानी निकालना या फिर रक्त की जांच करना। और फिर है पृथक्करण कीप, सेपरेटिंग फनल। इसका उपयोग अमिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग करने के लिए होता है। अमिश्रणीय मतलब जो तरल आपस में घुलते नहीं हैं, हाँ, जैसे पानी और तेल को अलग करना। अब अंतिम 2 विधियां हैं, ऊर्ध्वपातन और आसवन। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन में ऊर्ध्वपातनशील घटक को अऊर्ध्वपातनशील अशुद्धियों से अलग किया जाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नफ्थलीन और नमक का मिश्रण। सही। और आसवन डिस्टिलेशन का उपयोग मिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग करने के लिए होता है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि द्रवों का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर्याप्त रूप से भिन्न होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे एसीटोन और पानी। इसके भी 2 प्रकार हैं, सरल आसवन और आंशिक आसवन। तो क्या ठोस, द्रव और गैस के अलावा भी पदार्थ की कोई अवस्था होती है? हाँ, 2 और अवस्थाओं को मान्यता प्राप्त है। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा, अ फोर्थ स्टेट। इसमें मुक्त गतिमान इलेक्ट्रॉन और धनायन होते हैं। यह बिजली का अच्छा सुचालक है। और ये चमकता है। जी। और 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, द फिफ्थ स्टेट। ये कम घनत्व वाली गैस को परम शून्य पर ठंडा करने से बनता है। परम शून्य यानी 0 केल्विन। इसका इतिहास बहुत रोचक है। 1924 में SN बोस का शोध पत्र आया फिर 1925 में आइंस्टाइन की भविष्यवाणी। और फिर 1995 में एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमन द्वारा इसे बनाया गया। और 2001 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा ठोस के भी 2 प्रकार होते हैं। हाँ, अक्रिस्टलीय यानी अमॉर्फस और क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलाइन। अक्रिस्टलीय का आकार अनियमित होता है। हाँ, और ये आइसोट्रोपिक होते हैं। इन्हें छद्म ठोस, सूडो सॉलिड भी कहते हैं, जैसे कांच, रबर। और क्रिस्टलीय? इनका आकार निश्चित होता है। ये अनिसोट्रोपिक होते हैं और इन्हें वास्तविक ठोस, ट्रू सॉलिड माना जाता है। उदाहरण तांबा, चांदी। जी। बात करते हैं परमाणु और रासायनिक संयोजन के नियमों की। इन नियमों के 2 मुख्य प्रतिपादक या प्रस्तावक थे एंटनी लवोसियर और जोसेफ प्राउस्ट। हाँ, और इन्होंने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिए। पहला नियम है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। इसका मतलब क्या है आसान भाषा में? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों मतलब जो चीजें प्रतिक्रिया करती हैं और उत्पादों यानी जो चीजें बनती हैं, उनका कुल द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। अच्छा। यानी द्रव्यमान न तो बनता है और न ही नष्ट होता है। और दूसरा नियम? दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। ये नियम कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के हिसाब से एक निश्चित अनुपात यानी एक फिक्स रेशियो में ही मौजूद होते हैं। जैसे पानी में? बिल्कुल, जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इन नियमों के आधार पर डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। जी, इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हमें एक-एक करके याद रखना है। तो पहला बिंदु क्या था? पहला बिंदु, सभी पदार्थ परमाणुओं यानी एटम्स से बने होते हैं। और दूसरा? दूसरा, परमाणु अविभाज्य होते हैं, मतलब उन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। अविभाज्य मतलब इंडिविजिबल। हाँ, उन्हें न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा बिंदु? तीसरा बिंदु ये है कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और उनके भौतिक गुण एक जैसे होते हैं। और चौथा? चौथा, यौगिक यानी कंपाउंड्स 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं। और आखिरी बिंदु यह है कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सिर्फ परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था यानी रीअरेंजमेंट होती है, परमाणु खुद बदलते नहीं हैं। एकदम सही। और इसी से जुड़ा एक और तथ्य है तत्वों का प्रतीक यानी सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले प्रतीक बर्जीलियस ने दिए थे, लेकिन डाल्टन ने पहली बार इनका वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किया था। अच्छा, जैसे डाल्टन के अनुसार हाइड्रोजन का प्रतीक एक गोला था जिसके अंदर एक बिंदु था। जी। कार्बन का प्रतीक एक पूरा काला गोला था और ऑक्सीजन का प्रतीक एक खाली गोला था। बिल्कुल। तो डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु के अंदर और भी छोटे कण होते हैं। हाँ, जिन्हें उप परमाणुविक कण कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से कण आते हैं? इसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन। इसकी खोज जे.जे. थॉमसन ने 1897 में की थी। दूसरा है प्रोटॉन,
इसकी खोज का श्रेय रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन को दिया जाता है। हाँ, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और तीसरा है न्यूट्रॉन। इसकी खोज चैडविक ने 1932 में की थी। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये तीनों मिलकर ही एक परमाणु बनाते हैं? जी हाँ। अब इन तीनों कणों के गुणों को एक टेबल के रूप में समझते हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन। इस पर -1 यूनिट का आवेश होता है, जिसका मान है -1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इसका द्रव्यमान? इसका द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम होता है और यह केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। ठीक है। अब दूसरा, प्रोटॉन। इस पर +1 यूनिट का आवेश होता है, जिसका मान है +1.602 × 10⁻19 कूलाम। और इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम होता है और यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और तीसरा, न्यूट्रॉन। इस पर कोई आवेश नहीं होता, यह आवेश रहित है। इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम होता है और ये भी केंद्रक के अंदर ही होता है। तो मतलब एटम का लगभग सारा द्रव्यमान उसके केंद्रक में ही होता है। बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद 1898-1904 के आसपास थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। जी, इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनात्मक आवेशित गोला है, एक पॉजिटिव स्फीयर। और इलेक्ट्रॉन इस गोले में जगह जगह धसे हुए होते हैं, ठीक जैसे तरबूज में बीज। अच्छा, इसीलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश का मान बराबर होता है। इसीलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। एकदम सही। इस मॉडल की तुलना अक्सर दो चीजों से की जाती है, तरबूज और क्रिसमस पुडिंग। थॉमसन के मॉडल के बाद रदरफोर्ड ने एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग किया। हाँ, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने तेज गति वाले अल्फा कणों की बौछार सोने की एक बहुत पतली पन्नी पर की। जी, और इस प्रयोग से उन्होंने 3 चीजें देखी, जिन्हें प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन कहते हैं। पहली क्या थी? पहली, अधिकांश अल्फा कण बिना टकराए पन्नी से सीधे निकल गए। और दूसरी, कुछ कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए, यानी अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ गए। और तीसरी ऑब्जर्वेशन सबसे चौंकाने वाली थी, है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत ही कम कण, लगभग 20,000 में से एक बड़े कोण से वापस आ गए, जैसे किसी ठोस चीज से टकराकर लौटे हों। तो इन ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने क्या परिणाम निकाले? पहला ये कि परमाणु के अंदर का ज्यादातर स्थान खाली है, क्योंकि ज्यादातर कण सीधे निकल गए। अच्छा, ये तो पहली ऑब्जर्वेशन से साफ है। जी। और दूसरा परिणाम? दूसरा ये कि परमाणु के केंद्र में एक धनात्मक आवेशित पिंड है, जिसे उन्होंने नाभिक या न्यूक्लियस कहा। तो इसी से टकराकर कुछ कण वापस आए थे। हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से लगभग 1 लाख गुना बड़ी होती है। वाह! लेकिन इस मॉडल में एक बड़ी कमी थी। वो क्या थी? ये मॉडल ये नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हुए स्थिर कैसे रह सकते हैं। अच्छा। अगर वे घूमते तो अपनी ऊर्जा खो देते और नाभिक में गिर जाते। तो रदरफोर्ड की इसी कमी को दूर करने के लिए 1913 में नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। जी, बोर ने 3 मुख्य बातें कहीं। पहली, स्थिरता। स्थिरता से उनका क्या मतलब था? मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष स्थिर कक्षाओं में ही घूमते हैं। इन कक्षाओं को K, L, M, N नाम दिया गया। और दूसरी बात थी नो रेडिएशन। हाँ, इन स्थिर कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह की विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते, जिससे उनकी ऊर्जा बनी रहती है। और तीसरी बात है एनर्जी शेल्स। प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, इसलिए इन्हें ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। तो बोर ने यह भी बताया कि किस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जी, इसके लिए एक फॉर्मूला है 2n², जहां n कक्षा की संख्या है। चलिए इसे लगाकर देखते हैं। पहली कक्षा यानी K शेल के लिए n बराबर 1, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2। और दूसरी कक्षा L शेल के लिए n बराबर 2, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। बिल्कुल, 2 × 2 का स्क्वायर जो कि 8 होता है। तीसरी कक्षा M शेल के लिए n
बराबर 3 तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे 2 गुणा 3 का स्क्वायर यानी 18। और चौथी कक्षा n शेल के लिए n बराबर 4, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे 32। एकदम सही। 2 गुणा 4 का स्क्वायर बराबर 32। ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी परमाणु की पहचान कैसे होती है। इसके लिए 2 संख्याएं महत्वपूर्ण हैं। जी, पहली है परमाणु संख्या, जिसे Z से दिखाते हैं। और ये क्या होती है? ये किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अच्छा। एक उदासीन परमाणु में ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होती है, और ये संख्या रासायनिक प्रक्रिया में कभी नहीं बदलती। और दूसरी संख्या? दूसरी है द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, जिसे A से दिखाते हैं। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का कुल योग है? हाँ, A बराबर P प्लस N। इसे हम A बराबर न्यूट्रॉन्स प्लस Z भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसी से जुड़े कुछ और शब्द हैं, जैसे आयन? जी, आयन 2 तरह के होते हैं। ऋणायन यानी एनायन एक नेगेटिव आवेशित आयन है, और धनायन? और धनायन यानी कैटायन एक पॉजिटिव आवेशित आयन है। नोट्स में एक और कण का जिक्र है, पॉजिट्रॉन। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी खोज 1932 में कार्ल एंडरसन ने की थी। अच्छा, अब 3 बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझते हैं, समस्थानिक, संभारिक और आइसोटोन। जी, ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। पहला है समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। ये क्या होते हैं? ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। इनमें परमाणु संख्या Z समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या A अलग-अलग होती है। तो इनके रासायनिक गुण समान होते होंगे? बिल्कुल, क्योंकि Z समान है, लेकिन इनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। अब दूसरा, संभारिक यानी आइसोबार्स। ये विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। इनमें द्रव्यमान संख्या A समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या Z अलग होती है। तो इनके भौतिक गुण समान, पर रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। जी, और तीसरा है आइसोटोन। आइसोटोन भी विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। बहुत साफ तौर पे समझ आ गया। अब हमारी चर्चा का आखिरी विषय है मोल अवधारणा। हाँ, द मोल कॉन्सेप्ट। ये रसायन विज्ञान में गिनती की एक इकाई है। एक इकाई जैसे दर्जन? बिल्कुल, किसी भी पदार्थ का 1 मोल अवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। और ये संख्या है 6.022 × 10⁻³ जी, एक बहुत बड़ी संख्या। तो मोल की संख्या निकालने के लिए 2 मुख्य सूत्र दिए गए हैं। पहला क्या है? पहला है मोल की संख्या बराबर पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। और दूसरा सूत्र? दूसरा सूत्र कणों की संख्या पर आधारित है। मोल बराबर दिए गए कणों की संख्या बटे अवोगैद्रो संख्या। तो ये कॉन्सेप्ट परमाणुओं की दुनिया को हमारी नापतौल की दुनिया से जोड़ता है। एकदम सही। इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि तत्वों को व्यवस्थित करने की ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई। सबसे पहले बात करते हैं डोबराइनर के त्रिक नियम की। जी। तो सबसे पहली कोशिश थी डोबराइनर का त्रिक नियम। जी। इसका आधार क्या था? इसका आधार था परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम, मतलब एटॉमिक मास। अच्छा, एटॉमिक मास। डोबराइनर ने क्या किया कि 3-3 तत्वों के समूह बनाए, जिन्हें त्रिक कहा गया। 3 ग्रुप्स, ठीक है। और इसका नियम क्या कहता है? नियम ये है कि बीच वाले यानी मध्य परमाणु का जो द्रव्यमान है वो पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत मतलब एवरेज होता है। अच्छा, तो इसमें गणित भी था? नोट्स में इसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं। जी। जैसे पहला त्रिक है लिथियम Li, सोडियम Na और पोटेशियम K। हाँ। यहाँ लिथियम का द्रव्यमान 6.9 और पोटेशियम का 39.0 है। हाँ, और अगर हम इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दें, मतलब 6.9 + 39.0 2। तो जवाब आता है लगभग 23.0। बिल्कुल, जो कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। वाह। तो ये एक पैटर्न था। दूसरा उदाहरण है क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br और आयोडीन I का। हाँ। यहाँ भी 35.5 + 126.9 डिवाइडेड बाय 2 करने पर लगभग 81.2 आता है, जो ब्रोमीन के 79.9 द्रव्यमान के काफी करीब है। जी, और इसके अलावा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम भी एक ऐसा ही त्रिक है। तो डोबेराइनर के बाद अगली कोशिश थी न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। जी, न्यूलैंड्स।
उन्होंने भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ही व्यवस्थित किया था। आधार वही था। आधार वही था, हाँ। और उनका नियम ये कुछ संगीत से जुड़ा हुआ लगता है ना? जी बिल्कुल। नियम ये था कि प्रत्येक 8वें तत्व के जो गुण हैं वो पहले तत्व के समान होते हैं। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे संगीत में 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है, सा रे गा मा पा धा नी और फिर वापस सा। अरे वाह! तो नोट्स की टेबल में भी यही दिखाया गया है। हाइड्रोजन के बाद 8वां तत्व फ्लोरीन और लिथियम के बाद 8वां तत्व सोडियम, जिनके गुण एक जैसे हैं। बिल्कुल सही। पर इस नियम में कुछ कमियां थीं। अच्छा, क्या कमी थी? पहली कमी तो ये थी कि ये नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। मतलब हल्के तत्वों तक। और दूसरी कमी आई अक्रिय गैसों मतलब नोबल गैसेस की खोज के बाद। अच्छा। जब वो नोबल गैसें खोजी गईं तो 8वें की जगह 9वां तत्व पहले जैसा गुण दिखाने लगा और ये नियम फेल हो गया। तो उनका संगीत बेसुरा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोथर मेयर की। इनका क्या योगदान था? लोथर मेयर ने भी आवर्त सारणी पर काम किया था। 1862 में उन्होंने 28 तत्वों वाली पहली सारणी दी और 1864 में 50 तत्वों वाला एक अपडेटेड वर्जन दिया। तो उनका मुख्य काम क्या था? उनका मुख्य काम था तत्वों के गुणों में एक आवर्धिक प्रवृत्ति मतलब पीरियोडिक ट्रेंड्स की पहचान करना। ट्रेंड्स की पहचान। हाँ, उन्होंने परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच एक ग्राफ बनाया था। हाँ, नोट्स में ग्राफ दिख रहा है जिसमें y अक्ष पर परमाणु आयतन और x अक्ष पर परमाणु भार है और इसमें लहर जैसी चोटियां हैं। जी, इस ग्राफ में जो चोटियां हैं मतलब जो पीक्स हैं, उन पर क्षार धातु अल्काली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब स्थित थे। अच्छा। इससे यह साबित हुआ कि समान गुण वाले तत्व ग्राफ पर समान स्थितियों में आते हैं। एक पैटर्न है। और अब आते हैं उस नाम पर जिन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, दिमित्री मेंडलीव। जी, मेंडलीव 1869 में उन्होंने अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की। उस समय तक 63 तत्व ज्ञात थे। 63 तत्व, और इनका आधार भी बढ़ता हुआ सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ही था। जी हाँ, आधार तब भी वही था। इसकी संरचना कैसी थी? इसमें 8 समूह मतलब ग्रुप्स और 7 आवर्त मतलब पीरियड्स थे। और मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है? नियम ये है कि तत्वों के गुण उनके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब है कि गुण एक अंतराल के बाद खुद को दोहराते हैं द्रव्यमान के हिसाब से। बिल्कुल, लेकिन इनकी सारणी में भी कुछ कमियां मतलब ड्रॉबैक्स थीं। अच्छा, क्या कमियां थी? जी, पहली कमी थी कि हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं थी। दूसरा, कुछ स्थानों पर परमाणु भार का जो बढ़ता क्रम था वो फॉलो नहीं हुआ। अच्छा। तीसरा, समस्थानिकों मतलब आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। और चौथा, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स इसमें शामिल नहीं थे। तो कमियों के बावजूद मेंडलीव की सारणी की एक बहुत बड़ी खूबी थी उनकी भविष्यवाणियां। ये बिल्कुल सही है, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मेंडलीव ने अपनी सारणी में कुछ अज्ञात तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ी। खाली जगह? हाँ, और उनके गुणों की भविष्यवाणी भी की। अरे वाह! जैसे कि उन्होंने कुछ नाम भी दिए थे? हाँ, उन्होंने एका बोरॉन नाम से एक तत्व की भविष्यवाणी की जिसका परमाणु द्रव्यमान 44 बताया। और बाद में जब ये तत्व खोजा गया तो इसका आधुनिक नाम स्कैंडियम रखा गया और उसके गुण बिल्कुल वैसे ही थे। कमाल है। और भी उदाहरण है? एका एल्यूमिनियम जिसका परमाणु द्रव्यमान 68 बताया गया, वो बाद में गैलियम निकला। और एका सिलिकॉन जिसका परमाणु द्रव्यमान 72 बताया गया, वो जर्मेनियम था। ये उनकी सारणी की बहुत बड़ी सफलता थी। अब हम आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी पर, जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। जी, ये सारणी 1913 में हेनरी मॉजले द्वारा दिए गए नियम पर आधारित है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये था कि तत्वों के गुण परमाणु द्रव्यमान पर नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर पर निर्भर करते हैं। तो ये था वो बड़ा बदलाव? यही था वो बड़ा बदलाव। तो इसका नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। मतलब अब सब कुछ एटॉमिक नंबर पर आधारित है। जी। और इसकी संरचना में क्या बदलाव हुए? इसमें 18 समूह और 7 आवर्त हैं और पूरी सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। 4 ब्लॉक्स? एस ब्लॉक जिसमें समूह 1 और 2 हैं, बी ब्लॉक जिसमें समूह 13 से 18 हैं, डी ब्लॉक जो समूह 3 से 12 तक है जिन्हें संक्रमण धातु भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स? जी।
और आखिर में F ब्लॉक जो आंतरिक संक्रमण तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ समूहों के विशेष नाम भी हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए। जैसे हाइड्रोजन को समूह 1A में एक अलग स्थान दिया गया है। ठीक है। ग्रुप 1 को क्षार धातु मतलब एल्केली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 को क्षारीय मृदा धातु एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 15 को निकोजेंस, ग्रुप 16 को चैल्कोजेंस, ग्रुप 17 को हैलोजेंस और ग्रुप 18 को नोबल गैस या निष्क्रिय गैस कहते हैं। बिल्कुल, नोबल गैसेस। नोट्स में एक और बात लिखी है कि कुल धातुएं मतलब मेटल्स लगभग 30 हैं। जी। अब बात करते हैं आवर्त सारणी की कुछ प्रवृत्तियों या ट्रेंड्स की। जी। सबसे पहले विकर्ण संबंध यानी डायगोनल रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि दूसरे और तीसरे आवर्त के कुछ तत्व वो विकर्णतः मतलब तिरछे में समान गुण दर्शाते हैं। अच्छा, तिरछे में। हाँ, जैसे लिथियम के गुण मैग्नीशियम से मिलते हैं, बेरिलियम के एल्यूमिनियम से और बोरॉन के सिलिकॉन से। ठीक है। अब आते हैं भौतिक गुणों पर। पहला है परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। और इसका कारण क्योंकि हर बार एक नया शेल, एक नई कक्षा जुड़ जाती है। अच्छा। और दूसरा गुण है धात्विक गुण, मेटालिक नेचर। ये भी समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है। अब कुछ ऊर्जा से जुड़ी प्रवृत्तियों मतलब एनर्जी ट्रेंड्स को समझते हैं। इसमें 3 मुख्य अवधारणाएं हैं। पहली है आयनन ऊर्जा। आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्या होती है? ये किसी अकेले परमाणु से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो जरूरी ऊर्जा होती है वो है। इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी। हाँ। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह बढ़ती है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। दूसरी है इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है वो है। अच्छा, ये उल्टा है। हाँ, इसका ट्रेंड भी आयनन ऊर्जा जैसा ही है। बाएं से दाएं बढ़ती है और ऊपर से नीचे घटती है। और तीसरी है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत है। यह भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण अवधारणाओं को देखते हैं। पहली है आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां। ये वे परमाणु या आयन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। जी, जैसे O2-, F- और Mg2+। इन तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अगला है संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता का मतलब है संयोजन करने की क्षमता। इसे निकालने का एक सरल नियम है। क्या नियम है? यदि बाहरी शेल में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। और अगर ज्यादा हुए तो? और यदि बाहरी शेल में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 8 में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। अच्छा, 8 में से घटा देंगे। जी। अब समझते हैं कि परमाणु स्थिर कब होते हैं। इसके लिए स्थिरता की नियम है। पहला है युगल नियम मतलब डुएट रूल। ये के शेल वाले परमाणुओं पर लागू होता है। जब उनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे स्थिर हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। बिल्कुल। और दूसरा है अष्टक नियम मतलब ऑक्टेट रूल। ये LMN शेल वाले परमाणुओं पर लागू होता है। जब उनके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे स्थिर होते हैं। अब बात करते हैं परमाणुता की यानी एटॉमिसिटी। परमाणुता का मतलब है कि किसी अणु में कितने परमाणु हैं। सिंपल है। हाँ, एक परमाणु में एक परमाणु होता है जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है। द्विपरमाणुक में 2 जैसे O2, N2, H2, Cl2। त्रिपरमाणुक में 3 जैसे H2O, CO2। और बहुपरमाणुक? उसमें बहुत से जैसे सल्फर S8, फास्फोरस P4। आखिर में कुछ तत्वों और उनके खोजकर्ताओं के नाम दिए गए हैं। जी। हीलियम की खोज नोमन लॉकिया ने की। नियॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन की खोज मॉरिस ट्रेवर्स ने की। आर्गन की खोज लॉर्ड रेले ने की। और रेडॉन की खोज फ्रेडरिक अर्नस्ट डॉर्न ने की। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। हाँ, जैसे टेक्नेटियम प्रथम कृत्रिम तत्व है, मतलब लैब में बनाया गया पहला। जी। और विलियम रैमसे ने नोबल गैसों की खोज की। अच्छा। और सीबॉर्गियम का परमाणु क्रमांक 106 और रदरफोर्डियम का 104 है, ये भी बताया गया है। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से तो लग रहा है कि इसमें कुछ चीजें जुड़ रही हैं। एकदम सही। ये केमिस्ट्री की आप कह सकती हैं सबसे सीधी सादी अभिक्रियाओं में से एक है।
अच्छा। इसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक अकेला नया उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब दो अलग-अलग चीजें मिलकर एक हो गई। बिल्कुल। इसका सबसे सरल फॉर्मूला है A + B मिलकर C बनाते हैं। चलिए इसका एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं जिससे हम सबने दिवाली की सफेदी के वक्त जरूर देखा होगा। हाँ हाँ। जब चूने के पत्थर में पानी मिलाया जाता है तो वो बर्तन एकदम गर्म हो जाता है और उबलने लगता है। उसके पीछे का विज्ञान क्या है? आपने बहुत अच्छा और रोजमर्रा का उदाहरण उठाया। वो जो चूना पत्थर होता है उसे विज्ञान की भाषा में कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO कहते हैं। बिना बुझा चूना भी कहते हैं इसे। हाँ, बिना बुझा चूना या क्विकलाइम। जब हम उसमें पानी यानी H2O मिलाते हैं तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। एकदम सही, स्लेक्ट लाइम। और जैसा आपने कहा, इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊष्मा यानी हीट बाहर निकलती है। इसीलिए वो बर्तन इतना गर्म हो जाता है। जी अच्छा, तो वो गर्मी एक बाय प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये सिर्फ एक संयोजन अभिक्रिया नहीं है बल्कि बिल्कुल, ये कुछ और भी है। जब भी किसी अभिक्रिया में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। एक्सो मतलब बाहर और थर्मिक मतलब गर्मी। सही पकड़ा। तो चूने में पानी मिलाना एक ही साथ संयोजन और ऊष्माक्षेपी दोनों का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो अब हमारे पास सफेदी के लिए बुझा हुआ चूना तैयार है। लेकिन एक बात मैंने हमेशा देखी है क्या? कि जब हम इसे दीवारों पर लगाते हैं तो ये तुरंत नहीं चमकता। चमक तो 2-3 दिन बाद आती है। ऐसा क्यों? इसका जवाब भी एक और केमिकल रिएक्शन में छिपा है। अच्छा। जब हम दीवारों पर ये भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं तो ये हमारी हवा में मौजूद एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे प्रक्रिया करता है। यानी CO2 के साथ। हाँ, और ये कोई तेज रिएक्शन नहीं है, इसमें समय लगता है। और इसी धीमी प्रक्रिया से वो चमक पैदा होती है। बिल्कुल, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और साथ में थोड़ा पानी भी बनता है। और पानी? वो तो भाप बनकर उड़ जाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यही असली हीरो है। इसकी एक बहुत पतली लेकिन मजबूत परत दीवारों पर बन जाती है, जो इसे वो मशहूर चमकदार संगमरमर जैसी फिनिश देती है। एक मिनट, आपने कहा संगमरमर जैसी? मतलब इसका संगमरमर से कोई सीधा कनेक्शन है? अरे बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। असल में संगमरमर यानी मार्बल का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। सच में? हाँ, तो जब आप दीवारों पर सफेदी करती हैं तो आप अनजाने में दीवार पर संगमरमर की एक बहुत ही पतली परत बना रही होती हैं। ये जानना मजेदार है ना? ये तो वाकई कमाल की बात है। तो हमने देखा कि कैसे दो या ज्यादा चीजें जुड़कर कुछ नया बना सकती हैं। लेकिन केमिस्ट्री में हमेशा जुड़ाव ही नहीं होता, कभी-कभी बिखराव भी होता है। यानी जब एक बड़ी मजबूत चीज टूटकर छोटी-छोटी चीजों में बिखर जाए। और इसी को हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया यानी डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन। संयोजन की ठीक उल्टी। एकदम। जहां संयोजन में A और B मिलकर C बनाते हैं, वहीं अपघटन में C टूटकर वापस A और B में बिखर जाता है। लेकिन इसे तोड़ने के लिए भी तो किसी तरह की ऊर्जा की जरूरत पड़ती होगी। निश्चित रूप से किसी भी चीज को तोड़ने के लिए ऊर्जा लगानी पड़ती है, और इसी ऊर्जा के स्रोत के आधार पर अपघटन के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि? पहला और सबसे आम है ऊष्मीय अपघटन यानी थर्मल डिकॉम्पोजिशन, जिसमें हम गर्मी या ऊष्मा का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक उदाहरण है लेड नाइट्रेट का। जब 2PbNO3 को गर्म किया जाता है तो 2PbO, 4NO2 और O2 बनता है। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है? देखिए, यहाँ सबसे जरूरी चीज जो परीक्षा में पूछी जाती है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यानी NO2। अच्छा। जब लेड नाइट्रेट, जो एक सफेद रंग का नमक होता है, को गर्म करते हैं तो उसमें से भूरे रंग का धुआं निकलता है। भूरे रंग का? जी, भूरे रंग का। ये धुआं इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का होता है। ये रंग याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, भूरा धुआं मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और दूसरा उदाहरण तो वापस चूना पत्थर का है। हाँ, CaCO3 को गर्म करने पर CaO और CO2 बनता है। और ये कोई छोटी मोटी अभिक्रिया नहीं है। असल में दुनिया भर में बनने वाले सीमेंट की पूरी बुनियाद इसी एक रिएक्शन पर टिकी है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ,
इस चूना पत्थर को जब मिट्टी और दूसरी चीजों के साथ मिलाकर विशाल भट्टियों में बहुत तेज गर्म करते हैं, तब जाकर क्लिंकर बनता है, जो सीमेंट का मुख्य हिस्सा है। वाह, मतलब हमारी दुनिया सचमुच इन्हीं समीकरणों पर चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, गर्मी के अलावा और किस तरह से अपघटन हो सकता है? एक और मजेदार तरीका है सूर्य के प्रकाश से, जिसे हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। फोटो का मतलब ही प्रकाश होता है। एक मिनट, मतलब पुराने जमाने की जो शानदार ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें हम देखते हैं, हाँ, उनके पीछे की केमिस्ट्री यही थी। सूरज की रोशनी एक केमिकल को बदल देती थी और तस्वीर बन जाती थी। ये तो किसी जादू जैसा लगता है। बिल्कुल, ये केमिस्ट्री का ही जादू था। फोटोग्राफिक फिल्म पर सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl या सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जैसे कंपाउंड्स की एक पतली परत होती थी। अच्छा। कैमरा का शटर जब एक पल के लिए खुलता तो जिस हिस्से पर ज्यादा रोशनी पड़ती वहां ये रिएक्शन तेजी से होता और सिल्वर अलग हो जाता। जिससे वो हिस्सा गहरा हो जाता। हाँ, और जहां कम रोशनी पड़ती वो हिस्सा हल्का रह जाता। इसी से इमेज बनती थी। तो इसीलिए इन केमिकल्स को हमेशा काली बोतलों में रखा जाता है। एकदम सही, ताकि रोशनी उन तक पहुंच ही ना पाए। काली बोतलें एक तरह से उनके लिए सनस्क्रीन का काम करती हैं, ताकि वो समय से पहले ही खराब ना हो जाएं। ठीक है। अब अगली अभिक्रिया है विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसे समझने से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सक्रियता श्रेणी। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या है? ये असल में धातुओं की एक रैंकिंग लिस्ट है। इसमें सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव यानी सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं होती हैं। जैसे पोटेशियम और सोडियम? बिल्कुल। और जैसे जैसे आप लिस्ट में नीचे जाते हैं, धातुओं की रिएक्टिविटी कम होती जाती है। सबसे नीचे आपको सोना और चांदी जैसी शांत और कम क्रियाशील धातुएं मिलेंगी। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब लोहा कॉपर को हटा सकता है, लेकिन कॉपर लोहे को नहीं? हाँ, ये तो एक तरह की दादागिरी हुई। ऐसा क्यों है कि कुछ धातुएं ज्यादा ताकतवर होती हैं? आप इसे दादागिरी कह सकती हैं। केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो ये उनका एक मौलिक गुण है। अच्छा। इसका एक ही सुनहरा नियम है। लिस्ट में ऊपर वाली ज्यादा ताकतवर धातु अपने से नीचे वाली कमजोर धातु को उसके घोल से, आप कह सकती हैं, लात मारकर बाहर निकाल सकती है। यानी विस्थापित कर सकती है। सही शब्द। तो चलिए इस दादागिरी को एक्शन में देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण में पहला है Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu। या देखिए, सक्रियता श्रेणी में लोहा यानी Fe, तांबे यानी Cu से ऊपर है। मतलब लोहा ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल। इसलिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है, तो लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर आयरन सल्फेट बना लेता है। और बेचारा कॉपर अकेला रह जाता है। हाँ। इस दौरान एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है, घोल का रंग बदल जाता है। हाँ, और ये परीक्षाओं का पसंदीदा सवाल है। कॉपर सल्फेट का घोल चमकीले नीले रंग का होता है, लेकिन जैसे ही लोहा कॉपर को हटाता है, आयरन सल्फेट बनने के कारण घोल का रंग हल्का हरा हो जाता है। नीले से हरा। जी, ये नीले से हरे रंग का बदलाव ही इस अभिक्रिया की पहचान है। और अगर हम इसका उल्टा करें, यानी कॉपर को आयरन सल्फेट के घोल में डालें तो कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉपर लोहे से कमजोर है, वो उसे हटा नहीं सकता। नियम बहुत पक्का है। ठीक है, चलिए अब उस अभिक्रिया पर आते हैं जहां दादागिरी नहीं बल्कि बराबरी का लेन देन होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। द्विविस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। इसे आप केमिस्ट्री का पार्टनर स्वैप डांस समझ सकती हैं। पार्टनर स्वैप। हाँ, दो कंपाउंड्स एक साथ आते हैं और अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। एक का पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव के साथ चला जाता है और दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव के साथ। इसका एक उदाहरण है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। हाँ, Na2SO4 और BaCl2। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाता है और बेरियम सल्फेट के साथ। लेकिन इसमें खास क्या है? यहाँ सबसे खास बात यह है कि बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 जो बनता है, वो पानी में घुलता नहीं है। वो एक सफेद ठोस पदार्थ के रूप में अलग हो जाता है, जिसे अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। बिल्कुल। और एक और उदाहरण है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का, जिसमें लेड आयोडाइड बनता है। हाँ, PbI2। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें बनने वाला लेड आयोडाइड का अवक्षेप पीले रंग का होता है। अच्छा, पीला? हाँ, परीक्षाओं में अक्सर इन अवक्षेपों के रंग ही पूछे जाते हैं।
तो याद रखिए, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप सफेद और लेड आयोडाइड का पीला। ठीक है। हमने गर्मी निकलने वाली अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक की बात की थी। क्या ऐसी भी अभिक्रियाएं होती हैं जिन्हें होने के लिए गर्मी की जरूरत पड़ती है? हाँ, बिल्कुल होती हैं। इन्हें ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। एंडो मतलब अंदर। तो ये गर्मी सोखती हैं। हाँ, ये अभिक्रियाएं अपने आसपास के वातावरण से गर्मी सोख लेती हैं ताकि वो हो सकें। क्या इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गर्मी में जब आप अपनी त्वचा पर स्प्रिट या सैनिटाइजर लगाती हैं तो वो जगह एकदम ठंडी महसूस होती है। हाँ, होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्प्रिट आपकी त्वचा की गर्मी सोखकर भाप बन जाता है। ठीक यही काम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं करती हैं। वे अपने आसपास की गर्मी चुरा लेती हैं, जिससे ठंडक महसूस होती है। बिल्कुल। इसीलिए अगर आप ऐसी अभिक्रिया किसी टेस्ट ट्यूब में करेंगे तो वो ठंडी हो जाएगी। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर, उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सुनने में भारी लगते हैं, पर हैं क्या ये? बहुत सरल शब्दों में समझते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना है उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का हटना? वो है अपचयन यानी रिडक्शन। जैसे जब हम तांबे को गर्म करते हैं तो वो काला पड़ जाता है, क्या वो ऑक्सीडेशन है? एकदम सही। जब आप कॉपर को हवा में गर्म करती हैं तो हवा की ऑक्सीजन उससे जुड़ जाती है और कॉपर ऑक्साइड CuO की एक काली परत बना लेती है। अच्छा। यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ी तो हम कहेंगे कि कॉपर का उपचयन हो गया। और अगर ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स शब्द बना ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है CuO + H2 Cu + H2O। इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस? ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रही है और वो कॉपर बन रहा है। हाँ, तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? अपचयन। तो CuO का अपचयन हो रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ हाइड्रोजन में वही ऑक्सीजन जुड़कर पानी बना रही है। ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयन। बिल्कुल। तो H2 का उपचयन हो रहा है। क्योंकि दोनों काम एक ही साथ हो रहे हैं, ये एक परफेक्ट रिडॉक्स अभिक्रिया है। इन सभी अभिक्रियाओं का हमारी रोज की जिंदगी पर भी तो असर पड़ता होगा, जैसे कि संक्षारण यानी करोजन। बिल्कुल। संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आसपास की हवा, नमी या केमिकल्स से प्रतिक्रिया करके धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। और इसका सबसे बड़ा शिकार है लोहा। हाँ, यानी कि जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये तो हम सबका पुराना दुश्मन है। सही कहा। अपनी बाइक की चेन से लेकर घर की बालकनी की ग्रिल तक ये बिन बुलाए मेहमान हर जगह पहुंच जाता है। हाँ। इसके पीछे की केमिस्ट्री बड़ी सीधी है। जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो उस पर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की एक भूरे रंग की परत बन जाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। और तांबे के बर्तनों पर जो हरी परत जम जाती है वो क्या है? वो भी तांबे का संक्षारण ही है। तांबा जब हवा में मौजूद नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है तो उसके ऊपर कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के मिश्रण की एक हरे रंग की परत जम जाती है। तो लोहे पर भूरी परत और तांबे पर हरी परत। हाँ, दोनों ही संक्षारण के उदाहरण हैं। और अब हमारा आखिरी टॉपिक जो हमारे किचन से जुड़ा है, विकृत गंधिता या रैंसिडिटी। ये शब्द बताता है कि जब तेल या वसा वाली खाने की चीजें जैसे चिप्स या नमकीन लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहती हैं तो हवा की ऑक्सीजन उनके साथ प्रतिक्रिया कर लेती है, यानी उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। बिल्कुल। इसी ऑक्सीडेशन की वजह से उनका स्वाद और महक दोनों खराब हो जाते हैं। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। अच्छा, तो चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी होती है उसका इससे कोई लेना देना है? हाँ, बिल्कुल है। मैंने हमेशा सोचा था कि कंपनियां पैकेट में सिर्फ हवा भरकर हमें ठगती हैं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है, लेकिन इसके पीछे तो पक्की साइंस है। वो क्या? कंपनियां पैकेट से ऑक्सीजन को निकाल देती हैं और उसकी जगह नाइट्रोजन गैस भर देती हैं। नाइट्रोजन क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत ही कम क्रियाशील गैस है। वो चिप्स के तेल के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती और ऑक्सीडेशन को रोक देती है। अच्छा। नतीजा, चिप्स महीनों तक ताजे और कुरकुरे बने रहते हैं। तो वो हवा असल में एक सुरक्षा कवच है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो सबसे पहले देखते हैं धातु और अधातु के भौतिक गुण, यानी वो दिखते कैसे हैं और उनका व्यवहार कैसा होता है। पहला गुण है भौतिक रूप या फिजिकल स्टेट। हाँ, तो देखिए, सामान्य तौर पर धातुएं ठोस यानी सॉलिड होती हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा।
जैसे पारा यानी मर्करी, गैलियम और सीजियम। ये धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव या उसके करीब होते हैं। वहीं अधातुएं ठोस और गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। और इसका भी कोई अपवाद है? बिल्कुल, इसका एक महत्वपूर्ण अपवाद है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। ठीक है। अगला गुण है चमक, जिसे लस्टर कहते हैं। ये बहुत सीधा है। धातुओं की सतह चमकदार होती है, जैसे सोना या चांदी। जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती, वे थोड़ी डल दिखती हैं। लेकिन यहाँ भी अपवाद है। अच्छा, यहाँ भी? हाँ, धातु में लेड यानी सीसा चमकदार नहीं होता और अधातुओं में आयोडीन और हीरा चमकदार होते हैं। हीरे की चमक तो सब जानते हैं। सही बात है। और कठोरता यानी हार्डनेस के बारे में क्या? साधारणतः धातुएं कठोर होती हैं, पर सोडियम, पोटेशियम और लिथियम इतने नरम होते हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ अधातुएं आमतौर पर कोमल होती हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा अपवाद है हीरा, जो कि एक अधातु मतलब कार्बन का रूप है और दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। चलिए कुछ और भौतिक गुणों को देखते हैं। अगला है आघातवर्धनीयता या मैलिएबिलिटी। इसका मतलब है किसी चीज को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है या नहीं। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, जैसे लोहे या एल्यूमिनियम की चादरें बनती हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद हैं। हाँ, पारा, सोडियम, पोटेशियम और जिंक इसके अपवाद है। वहीं अधातुएं भंगुर होती हैं, मतलब पीटने पर टूट जाती हैं। और तन्यता या डक्टिलिटी। तन्यता का मतलब है किसी पदार्थ को खींचकर तार बनाया जा सकता है या नहीं। धातुएं तन्य होती हैं, जैसे तांबे के तार। और अपवाद वही पुराने, पारा, सोडियम, पोटेशियम। बिल्कुल, जिंक भी। अधातुओं में लचीलेपन की कमी होती है, उनके तार नहीं बनाए जा सकते। अब बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट बहुत कम है। और अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, पर यहाँ भी मजबूत अपवाद हैं। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन और बोरॉन, जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। अगला गुण है घनत्व या डेंसिटी। धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है, वे भारी होती हैं। अपवाद है सोडियम और पोटेशियम, जो पानी से भी हल्के होते हैं। अच्छा, पानी से भी हल्के? हाँ, और अधातुओं का घनत्व कम होता है, वे हल्की होती हैं। इसका अपवाद है हीरा, जिसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। एक गुण है ध्वनिक यानी सोनोरस होना। इसका मतलब है कि जब किसी चीज पर चोट की जाती है तो वो आवाज करती है। धातुएं ध्वनि युक्त होती हैं, जैसे स्कूल की घंटी। और अधातुएं आवाज नहीं करती? नहीं करती। और अब सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक, चालकता या कंडक्टिविटी। इसके अपवाद है लेड और पारा, जो बहुत अच्छे सुचालक नहीं है। और अधातुएं तो कुचालक होती हैं। हाँ, लेकिन इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद है ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक रूप है और बिजली का सुचालक है। ये सवाल परीक्षाओं में अक्सर आता है। इस टेबल के नीचे उपधातु यानी मेटलॉइड्स के बारे में भी बताया गया है। हाँ, उपधातु वे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण होते हैं। ये सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत काम आते हैं। जैसे? इसके उदाहरण है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। भौतिक गुणों के बाद अब आते हैं रासायनिक गुणों पर। पहला है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो वह धातु ऑक्साइड बनाती है और इसकी प्रकृति क्षारीय यानी बेसिक होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक विशेष प्रकार के ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयधर्मी, इसका क्या मतलब है? ये वो ऑक्साइड्स हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह का व्यवहार दिखाते हैं। इसके उदाहरण याद रखने जरूरी हैं: एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड वगैरह। ज्यादातर धातु ऑक्साइड पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड पानी में घुलनशील हैं और क्षार बनाते हैं। एक छोटा सा नोट ये भी है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय मतलब एसिडिक होते हैं। अगला है जल के साथ अभिक्रिया। ये थोड़ा जटिल लगता है क्योंकि ठंडे पानी, गर्म पानी और भाप के साथ अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। इसे टुकड़ों में समझते हैं। पहले ठंडा पानी।
पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, जिसमें बहुत गर्मी निकलती है। बहुत तेजी से? हाँ। फिर गर्म पानी। मैग्नीशियम सिर्फ गर्म पानी से अभिक्रिया करता है, ठंडे पानी से नहीं। और भाप, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक सिर्फ भाप से अभिक्रिया करते हैं। और कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो पानी से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती? बिल्कुल। लेड, कॉपर, सिल्वर और सोना पानी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती। और अम्ल यानी एसिड के साथ अभिक्रिया का क्या नियम है? सामान्य नियम है, धातु प्लस तनु अम्ल मतलब डाइल्यूट एसिड से बनता है लवण यानी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। कोई उदाहरण? जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अच्छा। कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी और कौन सी नहीं, ये समझने के लिए अभिक्रियाशीलता श्रृंखला या रिएक्टिविटी सीरीज बहुत जरूरी है। ये धातुओं की एक सूची है जो उनकी घटती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में है। सबसे ऊपर पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है और सबसे नीचे सोना सबसे कम क्रियाशील है। चलिए अब देखते हैं कि परमाणु आपस में जुड़ते कैसे हैं। पहला है आयोनिक बंध या आयनिक बॉन्ड। यहाँ NaCl का उदाहरण दिया गया है। इसमें सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से क्लोरीन को दे देता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन दाता है और क्लोरीन ग्राही। मतलब एक देता है और दूसरा लेता है। हाँ, इसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहते हैं। इस बंध को इलेक्ट्रोवैलेंट बंध भी कहते हैं और ये एक बहुत मजबूत बंध होता है। और दूसरा है सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता बल्कि साझेदारी होती है यानी शेयरिंग। जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके H बंध बनाते हैं। ये आयनिक बंध की तुलना में एक कमजोर बंध होता है। ठीक है, अब कुछ जरूरी तथ्य जो सीधे याद रखने होते हैं। अयस्क। सबसे पहले गैंग क्या है? अयस्क के साथ मिली हुई अशुद्धियां जैसे मिट्टी, रेत वगैरह को गैंग कहते हैं। अब जल्दी से कुछ प्रमुख धातुओं और उनके अयस्कों के नाम देख लेते हैं। जरूर। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट और क्रायोलाइट। आयरन का? आयरन के हैं मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। जिंक के हैं जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन। मर्क्यूरी का है सिनेबार। थोरियम का मोनाजाइट है। हाँ, और सोडियम के हैं बोरेक्स और रॉक सॉल्ट। लेड का है गैलेना। मैग्नीशियम के हैं एप्सम सॉल्ट और डोलोमाइट। और यूरेनियम का है पिच ब्लेंड। अयस्क से शुद्ध धातु कैसे मिलती है, इसके लिए यहाँ एक फ्लोचार्ट दिया गया है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को चरण दर चरण समझते हैं। सबसे पहले अयस्क लिया जाता है, फिर उसका सांद्रण किया जाता है यानी उसमें से गैंग को हटाया जाता है। इसके बाद प्रक्रिया धातु की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं के लिए विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग होता है, जिससे सीधे शुद्ध धातु मिल जाती है। और मध्यम अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं के लिए? उनमें दो रास्ते हैं। अगर कार्बोनेट अयस्क है तो निस्तापन होता है, अगर सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं से धातु ऑक्साइड बनता है। फिर ऑक्साइड का अपचयन करके धातु प्राप्त की जाती है और फिर उसका शोधन होता है। और जो सबसे कम क्रियाशील है? कम अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं जो अक्सर सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं, उनका भर्जन किया जाता है और फिर शोधन। फ्लोचार्ट में निस्तापन और भर्जन का जिक्र हुआ, इन दोनों में क्या अंतर है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों के लिए होता है, जबकि भर्जन सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। और कोई बड़ा अंतर? सबसे बड़ा अंतर ये है कि निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में होता है, मतलब बिना हवा के, और भर्जन वायु की उपस्थिति में होता है। नीचे दिए गए समीकरण भी यही दिखाते हैं। अंत में दोनों प्रक्रियाओं का लक्ष्य अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदलना है। और अब हमारा आखिरी विषय मिश्र धातु या अलॉयज। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु का मिश्रण होती है। चलिए इनके उदाहरण देखते हैं। जरूर। स्टेनलेस स्टील बनता है आयरन, क्रोमियम और निकेल से। और नॉर्मल स्टील? स्टील बनता है आयरन और कार्बन से। पीतल बनता है 70% कॉपर और 30% जिंक से। और कांसा? कांसा बनता है 90% कॉपर और 10% टिन से। सोल्डर या टाका बनता है लेड और टिन से। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल होता है, लेकिन इसमें सिल्वर तो होता ही नहीं है ना? बिल्कुल। इसमें सिल्वर 0% होता है। ये बस नाम का सिल्वर है। दिलचस्प है। हाँ,
गन मेटल बनता है कॉपर, टिन और जिंक से। नाइक्रोम बनता है निकल, क्रोमियम और आयरन से। और अमलगम वो मिश्र धातु है जिसमें एक धातु पारा जरूर होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल यानी एसिड्स की। इन नोट्स के अनुसार अम्ल की 3 मुख्य पहचान दी गई हैं। हाँ, पहली तो ये कि ये स्वाद में खट्टे पदार्थ होते हैं, सावर सब्सटेंस, अच्छा, जैसे? नींबू या संतरा। बिल्कुल। दूसरी पहचान है कि इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। कोरोसिव, संक्षारक मतलब ये चीजों को, खासकर धातुओं को धीरे धीरे गला सकते हैं। समझ गया। और तीसरा पॉइंट है कि ये 2 तरह के होते हैं, जैविक रसायन से जुड़े और खनिज अम्ल। से अब सवाल ये उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई चीज अम्ल है या क्षार। हर चीज को चख तो नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए होते हैं सूचक यानी इंडिकेटर्स। इनका काम बस इतना बताना है कि कोई पदार्थ एसिड है या बेस। और इसमें सबसे आम तो शायद लिटमस पत्र है, लिटमस पेपर। हाँ, और नोट्स में बताया गया है कि ये लाइकेन नाम के पौधे से बनता है, जो थैलोफाइटा समूह का पौधा है। तो ये एक तरह का प्राकृतिक सूचक हुआ। बिल्कुल। और इसका नियम बहुत सीधा है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। क्या नियम है? अम्ल यानी एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को लाल। और क्षार यानी बेस ठीक इसका उल्टा करता है, वो लाल लिटमस को वापस नीला कर देता है। ठीक है, लिटमस के अलावा भी तो कुछ सूचक होंगे? हाँ, नोट्स में एक पूरी सूची है। पहला है हल्दी। टर्मरिक, हल्दी। अरे हाँ, मैंने देखा है कि कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब साबुन लगता है तो वो लाल हो जाता है। बिल्कुल वही। साबुन एक क्षार है, तो हल्दी अम्ल में तो पीली ही रहती है, लेकिन क्षार के संपर्क में आते ही लाल भूरे रंग की हो जाती है। वाह। अगला है फिनोल्फथैलीन। ये नाम थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये लैब में इस्तेमाल होता है। ये अम्ल में रंगहीन मतलब कलरलेस रहता है, पर क्षार में जाते ही गुलाबी हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज? ये अम्ल में लाल और क्षार में पीला हो जाता है। ये तो हुए रंग बदलने वाले। नोट्स में एक और प्रकार का जिक्र है, घ्राणीय सूचक, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। हाँ, ये वो सूचक हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षार में बदल जाती है। गंध? ये तो बड़ा दिलचस्प है। जैसे प्याज, अनियन, अम्ल में इसकी गंध बनी रहती है, लेकिन जैसे आप इसे क्षार में डालेंगे दो गंध खत्म हो जाएगी। पूरी तरह से? पूरी तरह से। यही चीज वेनिला के साथ भी है। अम्ल में गंध रहेगी, क्षार में खत्म। और लौंग का तेल भी? हाँ, क्लोव ऑयल, वो भी इसी तरह काम करता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्राकृतिक अम्लों पर, ऑर्गेनिक एसिड्स। नोट्स में एक पूरी लिस्ट है, ये मिलान करने वाले सवालों के लिए जरूरी होगी। हाँ, बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है एसिटिक अम्ल। ये तो सिरका में होता है, विनेगर। सही। फिर है साइट्रिक एसिड, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। हाँ, खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा। बिल्कुल। अगला है टार्टारिक एसिड। ये होता है इमली, अंगूर और कच्चे आम में। बहुत अच्छे। फिर आता है ऑक्सैलिक अम्ल। इसका स्रोत है टमाटर और पालक। और लैक्टिक एसिड, ये तो काफी आम है। हाँ, ये दही में होता है, कर्ड। अच्छा, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये भी खट्टे फलों और आंवला में मिलता है। असल में ये विटामिन सी का ही नाम है। ओह, ठीक है। और ये मिथेनोइक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ये चींटी के डंक और बिच्छू बूटी में होता है, इसी से जलन होती है। अच्छा, इसीलिए जलन होती है। लिस्ट में आगे है ब्यूटरिक एसिड। ये बाफी मक्खन में पाया जाता है। और वसिक अम्ल। ये तेल या वसा में होता है, ऑयल या फैट। आखिरी है मैलिक एसिड। और ये सेब और केले में पाया जाता है। तो ये थे प्राकृतिक अम्ल। अब बात करते हैं खनिज अम्लों की, मिनरल एसिड्स। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं और इंडस्ट्री में बहुत काम आते हैं। इनके रासायनिक नाम, प्रचलित नाम और उपयोग तीनों ही पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। सही। इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है। दूसरा है नाइट्रिक एसिड, HNO3। इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में होता है। हाँ, एक्सप्लोसिव्स। फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये तो हमारे पेट में भी होता है। हाँ, जठराग्नि रस का हिस्सा है और इसे म्यूरियाटिक एसिड भी कहते हैं। बिल्कुल। अगला है बोरिक एसिड। ये एक सड़न रोकने वाली दवा है, एंटीसेप्टिक। सही। और कार्बोनिक एसिड? इसका उपयोग तो शीत पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा में होता है। हाँ, वही फिज वाले ड्रिंक्स। और आखिर में है फॉस्फोरिक एसिड। इसका इस्तेमाल उर्वरक यानी फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। तो अम्ल का टॉपिक तो हो गया, अब आते हैं क्षार पर, बेसिस या एल्कलीज। हाँ,
अगर अम्ल स्वाद में खट्टे थे तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर सब्सटेंसेस। और छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं, है ना? बिल्कुल। अब कुछ प्रमुख क्षार और उनके स्रोत देख लेते हैं। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। इसे नींबू का रस, अरे यहाँ चूने का पानी होना चाहिए। हाँ, ये एक टाइपो हो सकता है, लाइम वाटर यानी चूने का पानी। ठीक है। अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ये खिड़की स्वच्छक मतलब विंडो क्लीनर में इस्तेमाल होता है। और सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH या KOH। इनका उपयोग साबुन बनाने में होता है, सोप। और आखिरी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। इसे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ, और यही एंटासिड के तौर पर काम आता है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज कितनी अम्लीय या क्षारीय है, तो उसे नापने का भी कोई तरीका होगा? हाँ, और यहीं पर आता है पीएच स्केल। ये किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापने का एक पैमाना है। ये स्केल 0 से 14 तक होता है ना? बिल्कुल, 0 से 14 तक। इसमें 7 से कम यानी 0 से 6 तक का मान अम्ल को दिखाता है। और 7 का मतलब? ठीक 7 का मान उदासीन होता है, न्यूट्रल, जैसे कि शुद्ध पानी। और 7 से ज्यादा? 7 से ज्यादा यानी 8 से 14 तक का मान क्षारीय होता है, बेसिक। नोट्स में 2 सूत्र भी दिए हैं, pH और POH के। ये थोड़े मुश्किल लगते हैं। हाँ, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस और POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस। बस याद रखने वाली बात यह है कि H प्लस आयन अम्लता के लिए और OH माइनस आयन क्षारीयता के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसमें एक और जरूरी बात लिखी है। क्या? कि कम pH मान का मतलब है प्रबल अम्ल। हाँ, और उच्च pH मान का मतलब है प्रबल क्षार। मतलब pH 0 या 1 बहुत प्रबल अम्ल है और pH 13 या 14 बहुत प्रबल क्षार है। अब कुछ पदार्थों के pH मान देख लेते हैं, ये सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये मान याद रखने वाले हैं। आमाशय रस यानी गैस्ट्रिक जूस का pH है 1.6, बहुत अम्लीय है। सही। नींबू का है 2। दूध का 6.4, ये तो लगभग उदासीन हुआ। हाँ, हल्का सा अम्लीय है। हाँ, और रक्त, ब्लड, इसका है 7.4। मतलब ये थोड़ा क्षारीय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लार यानी सलाइवा का 6.5। और मैग्नीशिया का दूध का pH है 10। और NaOH का 14। ये तो सबसे प्रबल क्षार हुआ। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हमारा शरीर 7 से 7.8 pH की रेंज में ही सही से काम करता है। ये तो बहुत ही संकरी रेंज है। हाँ, इसीलिए शरीर का pH बैलेंस बहुत जरूरी है। चलिए, अब कुछ रासायनिक गुणों पर आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली और सबसे जरूरी अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं, हाँ, तो लवण, पानी और उष्मा बनती है। और इस प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीनीकरण। ठीक है। अगली अभिक्रिया है धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ। हाँ, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, तो जब ये अम्ल से क्रिया करते हैं तो वही होता है, नमक और पानी बनता है। और इसी तरह अधातु ऑक्साइड जो अम्लीय होते हैं, जब क्षार से क्रिया करते हैं तो भी नमक और पानी बनता है। बिल्कुल। अब देखते हैं कि जो लवण बनता है उसकी प्रकृति कैसी होगी। अच्छा, वो अम्लीय होगा, क्षारीय या उदासीन? हाँ, अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिले तो अम्ल का असर ज्यादा रहेगा। तो अम्लीय लवण बनेगा। सही। और अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिले तो क्षारीय लवण बनेगा। और अगर दोनों ही प्रबल हों, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से न्यूट्रल कर देंगे और उदासीन लवण बनेगा, जैसे कि हमारा साधारण नमक NaCl। एकदम सही। यहाँ 2 और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। पहली है धातु के साथ अभिक्रिया। हाँ, जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस H2 बनती है। और इस गैस की पहचान एक पॉप साउंड से होती है ना? बिल्कुल। और दूसरी अभिक्रिया है कार्बोनेट के साथ। जब धातु कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और पानी यानी H2O बनता है। सही कहा। और इस दूसरी अभिक्रिया का एक बहुत अच्छा टेस्ट है जिसे चूने के पानी की जांच कहते हैं, लाइम वाटर टेस्ट। वो कैसे होता है? जब इस अभिक्रिया में निकली CO2 गैस को चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गुजारा जाता है तो क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का एक सफेद अवक्षेप बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अच्छा,
इस अवक्षेप के बनने से वो दूधिया हो जाता है। हाँ बिल्कुल। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण लवणों के नाम और उनके सूत्र देख लेते हैं। इनके नाम बड़े मजेदार हैं। हाँ, ये प्रचलित नाम है। जैसे नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल, इसका सूत्र है CuSO4.5H2O। और नोट्स में लिखा है कि गर्म होने पर ये रंगहीन हो जाता है क्योंकि वो पानी के अणु उड़ जाते हैं। ठीक है। फिर है हरा कसीस, ग्रीन विट्रियोल, FeSO4.7H2O। और सफेद कसीस है ZnSO4.7H2O, व्हाइट विट्रियोल। एप्सम नमक, एप्सम सॉल्ट, MgSO4.7H2O। पोटाश फिटकरी, पोटाश अलम, इसका सूत्र थोड़ा लंबा है। हाँ, KAlSO4 2.12H2O। और आखिरी है मोहर का नमक, मोहर सॉल्ट, NH4 का होल ट्वाइस, FeSO4 का होल ट्वाइस .6H2O। अब हम नोट्स के आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ गए हैं, कुछ यौगिकों का निर्माण और उपयोग। हाँ, और सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसे क्लोर-क्षारण प्रक्रिया से बनाया जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। हाँ, इसमें ब्राइन, जो NaCl का जलीय घोल है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। मतलब नमक के पानी में बिजली पास की जाती है। बिल्कुल। और इससे हमें 3 चीजें मिलती हैं, NaOH, क्लोरीन, Cl2 गैस और हाइड्रोजन, H2 गैस। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर सूत्र है CaOCl2। हाँ, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये तब बनता है जब शुष्क भुजे हुए चूने यानी CaOH होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। सही। और इसके 3 मुख्य उपयोग हैं, ब्लीचिंग के लिए, एक ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में, और पानी के रोगाणु मुक्त बनाने के लिए। बहुत जरूरी उपयोग हैं। इसके बाद है बेकिंग सोडा। जी, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। इसे बनाने के लिए NaCl, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की अभिक्रिया कराई जाती है। फिर आता है धोने का सोडा। इसे बनाने के लिए पहले बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनता है। और फिर उसमें पानी के 10 अणु जोड़े जाते हैं, जिससे Na2CO3 × 10H2O बनता है। पानी के इन अणुओं को क्रिस्टलीकरण का जल कहते हैं। अच्छा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और अब आते हैं आखिरी यौगिक पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। हाँ, जब जिप्सम, जिसका सूत्र CaSO4 × 2H2O है, उसे ठीक 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर। हाँ, तो वो पानी के अणु खोकर CaSO4 × ½ बन जाता है और इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कार्बन आखिर है कितना और कहाँ? नोट्स के मुताबिक तो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, और यही बात हैरान करती है। प्रकृति में कार्बन की उपस्थिति बहुत मामूली है। अगर हम अपने चारों तरफ के वातावरण की बात करें तो उसमें ये सिर्फ 0.036% है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और अगर जमीन की बात करें यानी पृथ्वी की पपड़ी में, तो वहां तो ये और भी कम, सिर्फ 0.025% है। इतनी कम मात्रा में होकर भी ये हर चीज में मौजूद है, हमारे शरीर में, खाने में, कपड़ों में। कमाल है। तो फिर इसका सारा राज इसकी परमाणु संरचना में छिपा होगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसकी सारी ताकत इसकी परमाणु संरचना में ही है। कार्बन का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका मतलब है कि इसके केंद्र में 6 प्रोटॉन हैं और उनके चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। नोट्स में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कॉन्फ़िगरेशन दिया है 2,4। मतलब पहले घेरे में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी सबसे आखिरी घेरे में 4 इलेक्ट्रॉन। और केमिस्ट्री का नियम कहता है कि बाहरी घेरे के इलेक्ट्रॉन ही सारा खेल करते हैं। एकदम सही। यही 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की सुपर पावर हैं। अपना बाहरी घेरा पूरा करने के लिए इसे 4 और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। लेकिन ये न तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है और न ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। ये हमेशा साझेदारी करता है, यानी सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। और यही साझेदारी का गुण इसे इतना मिलनसार और अनोखा बनाता है। अच्छा, तो ये लेन देन नहीं बल्कि साझेदारी में विश्वास रखता है। अब नोट्स में अगला जिक्र है अपरूप या एलोट्रोप्स का। ये क्या होता है? अपरूप का मतलब है कि एक ही तत्व के अलग अलग रूप, जिनके भौतिक गुण जैसे रंग, कठोरता, चमक तो बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। मतलब अगर उन्हें जलाएंगे तो नतीजा एक ही मिलेगा। और यही तो कार्बन का जादू है।
जैसे ग्रेफाइट और हीरा दोनों हैं तो 100% कार्बन, पर एक पेंसिल की नोक में है और दूसरा अंगूठी में। बिल्कुल। नोट्स में 3 मुख्य अपरूपों की बात की गई है। पहला है ग्रेफाइट। इसमें एक कार्बन परमाणु अपने पड़ोसी 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इससे एक परतदार षटकोणीय संरचना बनती है, जैसे ताश के पत्तों की गड्डी। ये परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं, इसलिए ग्रेफाइट इतना चिकना और मुलायम होता है। और दूसरा है हीरा, जो ग्रेफाइट का एकदम उल्टा है। हाँ, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। हीरा यानी डायमंड प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। इसमें एक कार्बन परमाणु अपने चारों ओर मौजूद 4 दूसरे कार्बन परमाणुओं से बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। यह कोई परतदार संरचना नहीं, बल्कि एक ठोस त्रिआयामी यानी 3D जाल बनाता है। बस उस एक अतिरिक्त बॉन्ड के फर्क ने एक को कागज पर लिखने लायक मुलायम बना दिया और दूसरे को दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ। वाकई प्रकृति में बनावट ही सब कुछ है। और ये तीसरा वाला तो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, बकमिंस्टर फुलरीन। इसका नाम भी बड़ा अजीब है। हाँ, ये एक आधुनिक खोज है। इसका आकार एक फुटबॉल जैसा है और इसका सबसे प्रसिद्ध रूप है C60, यानी इसमें 60 कार्बन परमाणु एक फुटबॉल की तरह आपस में जुड़े होते हैं। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिकों को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये दिखाता है कि कार्बन आज भी हमें हैरान कर सकता है। तो हमने देखा कि कार्बन खुद से जुड़कर हीरा और ग्रेफाइट जैसी कमाल की चीजें बनाता है, पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये दूसरे तत्वों से दोस्ती करता है। यहीं पर इसकी सर्वतोमुखी प्रकृति यानी इसका वर्सेटाइल नेचर सामने आता है ना? बिल्कुल। और इसके वर्सेटाइल होने के पीछे 2 मुख्य कारण हैं जो नोट्स में बहुत साफ-साफ बताए गए हैं। पहला गुण है श्रृंखलन यानी कैटेनेशन। श्रृंखलन यानी श्रृंखला बनाना, चेन बनाना। एकदम सही। श्रृंखलन कार्बन की अपने ही जैसे दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी लंबी चेन, ब्रांच वाली चेन या फिर बंद छल्ले बनाने की एक बेजोड़ क्षमता है। कार्बन कार्बन का ये बंधन बहुत स्थिर और मजबूत होता है, जिस वजह से ये हजारों लाखों परमाणुओं की चेन बना सकता है। हमारे शरीर का डीएनए, प्लास्टिक, प्रोटीन, ये सब श्रृंखलन का ही कमाल है। और दूसरा गुण है चतुसंयोजकता। ये तो इसके 4 बाहरी इलेक्ट्रॉनों से जुड़ा है। हाँ, चतुःसंयोजकता या टेट्रावैलेंसी। जैसा हमने शुरू में बात की, कार्बन की संयोजकता 4 है। इसका मतलब है कि ये एक साथ 4 अलग-अलग बंध बना सकता है। ये सिर्फ कार्बन से ही नहीं, बल्कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन जैसे कई अलग-अलग तत्वों के परमाणुओं के साथ भी बहुत आसानी से और मजबूती से जुड़ जाता है। यही 2 गुण मिलकर कार्बन को रसायन विज्ञान का राजा बनाते हैं। ठीक है, अब जब कार्बन और हाइड्रोजन की दोस्ती की बात हुई रही है, तो अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। नाम से ही साफ है, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक। नोट्स में इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और ये बंटवारा इस बात पर निर्भर करता है कि कार्बन परमाणुओं के बीच का बंधन कैसा है। तो संतृप्त का मतलब है कि ये पूरी तरह से भरा हुआ है, मतलब इसमें और हाइड्रोजन जोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं बची। क्या इसकी क्षमता पूरी हो चुकी है? बिल्कुल सही पकड़ा। आप इसे एक ऐसी बस की तरह समझ सकती हैं जिसमें हर सीट पर कोई ना कोई बैठा है, कोई नई सवारी नहीं आ सकती। संतृप्त यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। इन्हें एल्केन कहते हैं और इनका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। तो फिर असंतृप्त का मतलब हुआ कि बस में अभी भी कुछ सीटें खाली हैं। एकदम सही। और वही खाली सीटें हैं। द्विआबंध मतलब डबल बॉन्ड या त्रिआबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड। असंतृप्त यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होता है, जहां और भी परमाणु आकर जुड़ सकते हैं। इन्हें आगे 2 हिस्सों में बांटा गया है, एल्कीन और एल्काइन। हाँ, जिनमें कम से कम एक द्विआबंध होता है, वे एल्कीन कहलाते हैं। इनका सूत्र CnH2n है। और जिनमें कम से कम एक त्रिआबंध होता है, वे एल्काइन कहलाते हैं और इनका सूत्र CnH2n-2 होता है। ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही इन्हें एल्केन के मुकाबले ज्यादा क्रियाशील बनाते हैं। समझ गए। अब नोट्स में अगला टॉपिक है सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर है बहुत आसान। इसे आप एक ही परिवार के सदस्यों की तरह समझ सकती हैं। सजातीय श्रेणी यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक ही प्रकार का सरनेम यानी प्रकार्यात्मक समूह होता है। इसलिए उनका व्यवहार यानी रासायनिक गुण भी काफी मिलता जुलता है।
और इस परिवार के सदस्यों को हम पहचानेंगे कैसे? नोट्स में इसकी 3 मुख्य पहचान बताई गई हैं। पहला, इस परिवार के किन्हीं भी 2 लगातार सदस्यों के बीच हमेशा -CH2 का फर्क होगा। दूसरा, इसी -CH2 के फर्क की वजह से उनके द्रव्यमान में हमेशा 14 U का अंतर होगा। और तीसरा, जैसा मैंने कहा, उनके रासायनिक गुण लगभग एक जैसे होते हैं। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब एल्केन परिवार के सदस्य हैं, जो एक दूसरे से बस -CH2 से बड़े या छोटे हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का केमिकल फैमिली ट्री है। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, समावयवता या आइसोमर्स। ये भी बड़ा दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। समावयवी यानी आइसोमर्स ऐसे यौगिक होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब रासायनिक सूत्र तो एक ही होता है, लेकिन उनकी संरचना, उनका ढांचा अलग-अलग होता है। सूत्र वही, पर शक्ल अलग। इसका कोई उदाहरण? जैसे जुड़वां भाई जो दिखते अलग-अलग हों, कुछ वैसा ही। नोट्स में C4H10 का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। इस एक सूत्र से 2 अलग-अलग यौगिक बन सकते हैं। एक जिसमें चारों कार्बन एक सीधी लाइन में जुड़े हों, उसे हम ब्यूटेन कहते हैं, और दूसरा जिसमें 3 कार्बन लाइन में हों और चौथा वाला बीच वाले से एक शाखा की तरह जुड़ा हो, उसे हम 2-मिथाइल प्रोपेन कहते हैं। दोनों का सूत्र C4H10 है, पर उनके गुण जैसे गलनांक और क्वथनांक अलग-अलग होते हैं। और इनकी संख्या निकालने का एक फॉर्मूला भी दिया है। हाँ, नोट्स में एक दिलचस्प शॉर्टकट फॉर्मूला दिया है, 2n-4 + 1। यह शुरुआती कुछ एल्केन के लिए काम करता है, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे जैसे कार्बन की चेन लंबी होती है, समावयवता बहुत ज्यादा जटिल हो जाती है और ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। पर छोटी चेन्स और परीक्षाओं के लिए ये एक अच्छी ट्रिक है। ठीक है। अब आते हैं प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप्स पर। आपने कहा था कि ये किसी भी केमिकल फैमिली का सरनेम होते हैं। ये काम कैसे करते हैं? प्रकार्यात्मक समूह किसी परमाणु या परमाणुओं का वो समूह है जो किसी कार्बन श्रृंखला से मेहमान की तरह जुड़ता है और फिर पूरे घर का यानी उस यौगिक का व्यवहार तय करता है। कार्बन की चेन कितनी भी लंबी हो, उसके रासायनिक गुण इस जुड़े हुए समूह पर ही निर्भर करेंगे। नोट्स में कुछ मुख्य समूहों की सूची दी गई है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है हैलाइड। इसका प्रतीक है -X, जहां X कोई हैलोजन तत्व है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ये जब चेन से जुड़ते हैं तो नाम में उपसर्ग यानी प्रेफिक्स हैलो लगता है, जैसे क्लोरोमीथेन या ब्रोमोईथेन। अगला है अल्कोहल। ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, इसका समूह है -OH। ये जब किसी चेन से जुड़ता है तो नाम के अंत में प्रत्यय सफिक्स ऑल लगता है, जैसे मेथेनॉल, इथेनॉल। ये यौगिकों को एक खास पहचान देता है। फिर है एल्डिहाइड और कीटोन। इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है। अच्छा सवाल है। दोनों में COO समूह होता है, फर्क बस उसकी जगह का है। एल्डिहाइड में CHO समूह हमेशा कार्बन चेन के सिरे पर होता है, जैसे कोई गार्ड दरवाजे पर खड़ा हो। इसके लिए सफिक्स अल लगता है, जबकि कीटोन का COO समूह हमेशा चेन के बीच में कहीं फंसा होता है, जिससे उसके दोनों तरफ कार्बन की चेन होती हैं। इसके लिए सफिक्स ओन लगता है। अच्छा, तो एल्डिहाइड किनारे पर और कीटोन बीच में। ये अच्छा तरीका है याद रखने का। सूची में और भी कुछ समूह है? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका समूह है -COOH। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके लिए सफिक्स ओइक अम्ल लगता है, जैसे सिरके में पाया जाने वाला इथेनोइक अम्ल। और एस्टर, इनकी तो गंध बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, एस्टर का समूह है -COOR। इसके लिए सफिक्स O8 का प्रयोग होता है। इनकी गंध फलों जैसी मीठी होती है। अगली बार जब आप कोई कैंडी खाएं जिसमें आर्टिफिशियल फ्रूट फ्लेवर लिखा हो, तो समझ जाइएगा कि उसके पीछे किसी एस्टर का ही कमाल है। आखिरी समूह है ईथर। ईथर का समूह है ROR, यानी ऑक्सीजन का एक परमाणु 2 कार्बन चेन्स के बीच में पुल का काम करता है। इसके नामकरण में प्रीफिक्स एल्कोक्सी का उपयोग होता है। ठीक है, तो अब हम कार्बन के यौगिकों को पहचानना सीख गए। अब देखते हैं कि ये आपस में मिलते हैं तो क्या गुल खिलाते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं। पहली है दहन। दहन का सीधा सा मतलब है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलना। जब कोई भी कार्बन यौगिक जैसे मीथेन गैस या लकड़ी जलती है तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप और साथ में ढेर सारी ऊष्मा और प्रकाश पैदा करती है।
हमारी गाड़ियां और रसोई गैस इसी अभिक्रिया पर चलती हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। ये दहन से कैसे अलग है? अच्छा सवाल। दहन भी एक तरह का तीव्र ऑक्सीजन ही है, लेकिन नियंत्रित ऑक्सीकरण में हम धीरे धीरे ऑक्सीजन जोड़ते हैं या हाइड्रोजन निकालते हैं। यहाँ दिए गए उदाहरण में इथेनॉल का ऑक्सीकरण करके उसे इथेनोइक एसिड में बदला जा रहा है, पर यह अपने आप नहीं होता। इसके लिए किसी मदद की जरूरत होती होगी? हाँ, इसके लिए हमें कुछ ऑक्सीकारक एजेंट चाहिए होते हैं जो ऑक्सीजन देने का काम करें। नोट्स में 2 नाम दिए हैं, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये इस अभिक्रिया के उत्प्रेरक हैं। तीसरी है संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। नाम से लग रहा है कि इसमें कुछ जुड़ता है। बिल्कुल, ये अभिक्रिया सिर्फ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है, यानी जिनमें वो खाली सीटें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती हैं। इस अभिक्रिया में डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूटकर सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है और उसकी जगह पर नए परमाणु आकर जुड़ जाते हैं। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल से घी बनाना। एकदम सही। इसमें निकल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस को जोड़ा जाता है, जिससे वो संतृप्त वनस्पति घी में बदल जाता है। नोट्स में ये स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी भी दी गई है कि असंतृप्त वसा मतलब तेल संतृप्त वसा से बेहतर होती है। और चौथी अभिक्रिया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये संकलन से उल्टी लग रही है। हाँ, ये आमतौर पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है, जहाँ कोई खाली सीट नहीं होती। तो यहाँ कुछ जुड़ नहीं सकता, बल्कि किसी को हटाकर उसकी जगह लेनी पड़ती है। जैसे फुटबॉल के खेल में एक खिलाड़ी बाहर जाता है और दूसरा उसकी जगह अंदर आता है। मीथेन और क्लोरीन वाली अभिक्रिया इसी का उदाहरण है ना, जिसके लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। बिल्कुल। जब मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह होती है। एक एक करके मीथेन के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन परमाणु हटाकर उनकी जगह लेते जाते हैं। पहले क्लोरोमीथेन बनता है, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, और अंत में कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब नोट्स में कुछ खास यौगिकों पर फोकस किया गया है। शुरुआत करते हैं इथेनॉल से। चीजों को अपने अंदर घोल सकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल पेंट, वार्निश और दवाइयों में होता है। खांसी के सिरप और टिंचर आयोडीन जैसे एंटीसेप्टिक में भी यही होता है। और इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं भी महत्वपूर्ण हैं। हाँ, नोट्स में 2 मुख्य अभिक्रियाएं हैं। पहली, जब ये सोडियम जैसी सक्रिय धातु से मिलता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरी अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन कहते हैं, पानी का निकलना। जब इथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो यह उत्प्रेरक इथेनॉल में से पानी का एक अणु खींच लेता है और पीछे बच जाता है ईथीन। अगला खास यौगिक है इथेनोइक अम्ल। इसका आम नाम एसिटिक एसिड है। हाँ, और इसी के 5-8% घोल को हम सिरका कहते हैं। इससे जुड़ा एक बहुत दिलचस्प तथ्य है ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। शुद्ध इथेनोइक एसिड का गलनांक 290 केल्विन होता है, जो कि लगभग 17 डिग्री सेल्सियस है। मतलब थोड़ी सी भी ठंड होने पर यह जम जाता है, बिल्कुल किसी ग्लेशियर की बर्फ की तरह। इसीलिए इसे यह नाम मिला है। और इसकी सबसे मशहूर अभिक्रिया है एस्टरीकरण, जिससे एस्टर बनते हैं। हाँ, जब एथेनोइक अम्ल किसी अल्कोहल के साथ अम्ल उत्प्रेरक की मौजूदगी में अभिक्रिया करता है तो एस्टर और पानी बनता है। और जैसा हमने पहले बात की थी, एस्टर की गंध फलों जैसी मीठी होती है। इत्र और खाने के फ्लेवर बनाने में इसी अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है। एस्टरीकरण के ठीक बाद है साबुनीकरण। क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं? ये असल में एस्टरीकरण की उल्टी अभिक्रिया है और यही साबुन बनाने की प्रक्रिया है। सोचिए, एस्टर एक ताला है और क्षार यानी बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड उसकी चाबी है। जब आप चाबी लगाते हैं तो ताला खुल जाता है और आपको 2 चीजें वापस मिलती हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। यही लवण साबुन कहलाता है। बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। अब हम अपने आखिरी कुछ विषयों पर आ गए हैं, जिसमें सबसे अहम है साबुन और अपमार्जक यानी सोप और डिटर्जेंट में अंतर। ये सवाल तो लगभग हर परीक्षा में आता है। बिल्कुल। साबुन यानी सोप लंबी कार्बन चेन वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ये कठोर जल यानी हार्ड वाटर में काम नहीं करते। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं।
साबुन इनसे अभिक्रिया करके एक अघुलनशील दही जैसा पदार्थ बनाता है जिसे स्कम कहते हैं, और इस वजह से झाग नहीं बनता और सफाई ठीक से नहीं होती। और यहीं पर डिटर्जेंट बाजी मान ले जाता है। हाँ, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट लंबी कार्बन चेन वाले सल्फोनिक एसिड के सोडियम या अमोनियम लवण होते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कठोर और मृदु दोनों तरह के पानी में बराबर काम करते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ स्कम नहीं बनाते। साथ ही ये साबुन से ज्यादा घुलनशील होते हैं और ज्यादा असरदार सफाई करते हैं। अंत में परीक्षा के लिए एक क्विक रिवीजन शीट भी दी गई है। वैसे तो हमने सब कुछ विस्तार से समझ लिया है, लेकिन एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। हाँ, ये एक तरह का माइंड मैप है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना है। पहला, उत्प्रेरक। हाइड्रोजनीकरण के लिए निकिल या पैलेडियम, निर्जलीकरण के लिए सांद्र H2SO4 और ऑक्सीकरण के लिए क्षारीय KMnO4। दूसरा हिस्सा है सूत्रों का, जो सबसे जरूरी है। बिल्कुल। सूत्र: एल्कीन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2, और आइसोमर्स की संख्या का वो शॉर्टकट 2n-4+1। और आखिर में कुछ मुख्य तथ्य। हाँ, की फैक्ट्स जिन्हें ऊना नहीं है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का गलनांक 290 केल्विन, सजातीय श्रेणी में हमेशा -CH2 या 14 म्यू का अंतर, और फुटबॉल वाले फ्लोरीन का सूत्र C60।